नमस्कार, एबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग सक्सेना और आज की खास चर्चा में एक बार फिर हाजिर हूं आपके साथ। आपको बता दूं कि जिस तरीके से इस वक्त लोकसभा चुनावों का रणभेरी बज रही है और 2 चरण केवल बाकी हैं, लेकिन इन सरगर्मियों के बीच में एक और सियासत गर्म हो चुकी है। पश्चिम बंगाल से उठी इस सियासत की आंच की वजह से अब उत्तर प्रदेश के अंदर भी सियासत की माहौल जो है वो गर्मा गया है और यह सियासती माहौल गर्माया, उसका असर क्या देखने को मिलेगा वो तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त सबसे चरम पर आरक्षण का लेकर जो मुद्दा है वो बहुत गर्मा चुका है, खासतौर से मुस्लिम आरक्षण। यानी कि एक तरफ बीजेपी इस बार विपक्ष पर ये दबाव डाल रही है, जो ये कहते हैं आरोप लगा रही है कि किसी तरीके से ओबीसी का आरक्षण काट के, ओबीसी का हक मार के मुसलमानों को आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्ष है वो लगातार कह रहा है और ये दलीलें भी देता रहा है और पहले से भी ये प्रयास किए जा चुके हैं कि किसी तरीके से मुस्लिमों को, जो पिछड़े वर्ग की बात होती है, उनको ओबीसी में डालकर उनका संरक्षण करने की कोशिश की जाए। लेकिन आरक्षण का यह मुद्दा कितना अहम हो गया है, आज इसको एक तस्दीक देखने को मिली, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कह दिया कि पिछले 10 वर्षों से तो हम हैं, लेकिन उसके पहले के जो समीकरण हैं, जो समीक्षा, वो हमें करनी पड़ेगी कि किन कारणों से और कैसे मुस्लिम वर्ग है उसको ओबीसी में रखा गया। इस पर चर्चा का और समीक्षा करने की बात कही गई है। दूसरी तरफ अगर बात करें, कोलकाता हाई कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया जिसमें 2010 में कई वर्गों को जो ओबीसी का आरक्षण दिया गया था उसे रद्द कर दिया गया है। आज इसी पर चर्चा होगी कि आखिरकार मुस्लिम आरक्षण जो है, मुस्लिम आरक्षण का घमासान क्यों मचा हुआ है और क्या होगा इसका निर्णय। इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए आज खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। खास मेहमान हमारे साथ बता दें, पवन गोयल जी हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता है हमारे साथ। मुस्लिम लीग से हमारे साथ अली आरिफ जी हैं और समाजवादी प्रवक्ता हमारे साथ ओम प्रकाश अंबेडकर जी हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले शुरुआत जब मुस्लिम आरक्षण की हो रही है, तो मुस्लिम आरक्षण की शुरुआत की जब बात होती है पश्चिम बंगाल में, जिस तरीके से कोलकाता हाई कोर्ट ने आदेश दिया है, सीधा सवाल भाजपा प्रवक्ता मैं पवन गोयल जी से बात करूंगा। पवन गोयल जी, सीधा सवाल, क्यों परेशानी है मुस्लिम आरक्षण से? क्योंकि संविधान जो है, संविधान इस बात को तस्दीक करता है कि अगर कोई वर्ग पिछड़ा हुआ है आरक्षण को लेके या फिर शैक्षणिक रूप से अगर वो पिछड़ा हुआ है, किसी तरीके से ये परेशानी है, अगर उसको मुख्य धारा में लाने की कोशिश की जाती है तो उसको आरक्षण दिया जा सकता है। क्या परेशानी है, क्यों परेशानी है सर, कि अगर आरक्षण मुसलमानों को थोड़ा बहुत परसेंटेज मिल रहा है तो क्या दिक्कत है? जी जी, बिल्कुल सक्सेना जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। और अगर कोई वर्ग पिछड़ा है, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का है, उससे भारतीय जनता पार्टी को या भारत की सरकार को कोई परहेज नहीं। मैं उससे कुछ उदाहरण आपके सामने देना चाहूंगा। देखिए, मुस्लिम तो भारत में मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई ये अल्पसंख्यक है और अल्पसंख्यक का कोटा ऑलरेडी गवर्नमेंट में, पिछली सरकारों ने या संविधान में अपने आप ऑटोमेटिकली इनको मिल जाता है। लेकिन विशेष रूप से जो सवाल है, अभी आपने कर्नाटक के हाई कोर्ट का जिक्र किया। हाई कोर्ट कोई भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, हाई कोर्ट अपने आप में एक कोर्ट है और कर्नाटक में कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। ये मैं उदाहरण इसलिए आपके सामने रख रहा हूं क्योंकि ओबीसी का आरक्षण काटकर, मतलब उदाहरण के तौर पर किसी जाति का आरक्षण काटकर दूसरी जाति को दे देना, मैं उससे या भारतीय जनता पार्टी या भारत की सरकार सहमत नहीं है। पहली बात। दूसरी बात, आप मुस्लिमों के आरक्षण की बात करते हैं। आप मुस्लिमों के लिए कर्नाटक की सरकार ने अलग से 4% मुस्लिम कोटा बनाया। समझ में आती है बात कि ठीक है जी, आपने अल्पसंख्यक होने के साथ साथ अलग से आपकी राज्य में सरकार है, आप कुछ भी कीजिए, आपसे सारा कोटा बांट दीजिए। लेकिन अगर आप किसी जाति का काट कर आप किसी दूसरी जाति को दे देंगे तो ये अन्याय होगा उस जाति के साथ जिसका आपने कोटा छीन लिया है। बात सारी यही है। आज जो सवाल आपके, आज हम जिस मुद्दे पे जिस पर डिबेट कर रहे हैं, आज जो हमारा टॉपिक है, आज माननीय योगी जी ने क्या कहा कि ओबीसी आरक्षण की जांच होगी कि किनको जाएगा और किनको नहीं जाएगा। उदाहरण के तौर पे ओबीसी का कोटा ना तो एससी एसटी को मिले, ना ओबीसी का कोटा जनरल को मिले। वहीं एससी एसटी का कोटा ना जनरल को मिले ना ओबीसी को मिले। मतलब किसी के कोटे से किसी को ना तो कोई परहेज होना चाहिए और ना ही किसी के मूल रूप के अधिकार का शोषण या हरण होना चाहिए। बात सारी सक्सेना जी की है। दूसरी बात,
जिस तरीके से विपक्ष धर्म की राजनीति करता है, उस राजनीति से भारतीय जनता पार्टी की सरकार या हम लोग सहमत नहीं है। क्यों? मैं आपसे कुछ उदाहरण दे रहा हूं। उदाहरण के तौर पर भारत की सरकार ने 2014 से अब तक 4 करोड़ पीएम आवास योजना से घर दिए। कोई धर्म जाति देखकर नहीं दिए, उसके अंदर 56 लाख मुस्लिम भी है। अगर ये कह देना चैनल पे बैठ के कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी है, तो ये बिल्कुल झूठ है। वो उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि दो भी वाक्य या दो भी कानून ऐसे 2014 के बाद से नहीं बने हैं भारतीय जनता पार्टी या भारत की सरकार की तरफ से जो मुस्लिम विरोधी हो। लेकिन अगर किसी का हक काट कर दूसरे को दिया जाएगा तो उसके लिए तो भारतीय जनता नहीं, लेकिन पार्टी पवन जी, संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत ये दिया गया है, अधिकार, ये व्यवस्था की गई है कि अगर राज्य में जो राज्य है, जो सरकारें हैं, जिन नागरिकों को पिछड़े वर्ग के अनुरूप मानता है, उन्हें पिछड़े वर्ग में डालकर ओबीसी आरक्षण में शामिल करके उनको लाभ दे सकता है। ये तो संविधान का अनुच्छेद 16(4) भी कहता है। और अगर बात सिर्फ कर्नाटका की बात नहीं है, कर्नाटका पश्चिम बंगाल से अगर ऊपर निकल के देखें तो उसके अलावा और भी कई राज्य हैं, क्योंकि हम सिर्फ पश्चिम बंगाल और कर्नाटका पे टारगेट कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात कर लें तो केरल में भी ओबीसी को 30% आरक्षण मिला हुआ है, जिसके अंदर कुछ कोटा मुसलमानों को दिया गया है। यहाँ मुसलमानों को नौकरियों में 8% और एजुकेशन में 10% का कोटा मिलता है। केरल की बात कर रहा हूं। तमिलनाडु की अगर आप बात कर लीजिए, तमिलनाडु में भी मुसलमानों को आरक्षण मिलता है। पिछड़े वर्ग के मुसलमानों को 3.5% आरक्षण मिलता है और रिपोर्ट्स कहती हैं कि इस कोटे में मुसलमानों की जो 95% है वो जातियां शामिल हैं। अगर उसी बात बिहार की अगर कर लें तो बिहार में भी वही कहानी, अति पिछड़ा वर्ग में कुछ जातियों को शामिल किया गया है। 73% मुसलमानों को एक सर्वे के अनुरूप कहा जाता है। बिहार में एक सर्वे के अनुसार, जातिगत सर्वे जो किया गया, 73% मुसलमानों को पिछड़ा वर्ग माना जाता है बिहार में। तो अब ये बता दीजिए कि किस तरीके से, अगर हम केवल बात करें कि तेलंगाना, हम बात करें कर्नाटक की बात करें, अगर हम बात कर लें पश्चिम बंगाल की, तो सर देखा जाए तो केरल, तमिलनाडु तो सबसे आगे है। उसके अलावा तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक भी इसी सूची में शामिल है। जी, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात का अर्थ भी यही है जी कि आप पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, केरल को देख लीजिए। एक तरफ भारत के अंदर अगर कोई अल्पसंख्यक है तो उसको ऑलरेडी हमारे संविधान के, अभी आप 16A के एग्जाम्पल की बात कर रहे थे, उसी संविधान से मैं कह रहा हूँ कि अल्पसंख्यक किसी भी जाति का हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो बौद्ध हो, चाहे वो जैन हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन जहां पर मुस्लिम आबादी 17-18% है, कहने का मतलब यह है कि 22-25 करोड़ है, फिर भी अल्पसंख्यक है। अगर मैं 206 कंट्रियों की बात करूं तो भारत के अंदर मुस्लिमों की जनसंख्या पूरे वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आती है, फिर भी हम लोग अल्पसंख्यक मानते हैं। और एक अल्पसंख्यक कोटा भारत की सरकार, भारत के संविधान से बिल्कुल दिया जाता है, उसमें कोई हनन नहीं है। लेकिन अगर धर्म के चश्मे से देखा जाए, अभी आपने केरल का एग्जाम्पल दिया, पश्चिम बंगाल का एग्जाम्पल दिया, आंध्र प्रदेश का एग्जाम्पल दिया, तमिलनाडु का एग्जाम्पल दिया, केवल धर्म के चश्मे से ही उनको पिछड़ी अति पिछड़ी जाति का बताकर उनको विशेष कोटा दिया जाए और दूसरे का कोटा छीन दिया जाए, तो मैं उसका विरोध करूंगा। मैं ये बात कहना चाहता हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि मुस्लिम को अल्पसंख्यक कोटा मिलता है, उसके फेवर में है, उसके अधिकार में है, उनको बिल्कुल मिलना चाहिए, सब गण संपत्ति के मतलब कुल मिला के पवन जी, आप ये मानते हैं कि मुसलमानों से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब अल्पसंख्यक की बात होती है तो अल्पसंख्यक ईसाई भी है, अल्पसंख्यक बौद्ध भी है, जैन भी है, और ईसाई धर्म के साथ साथ सिख धर्म भी है। इन लोगों को भी ओबीसी कैटेगरी के हिसाब से आरक्षण मिलना चाहिए। जो ओबीसी जाति का हमारा संविधान कहता है उनको ओबीसी का कोटा मिलना चाहिए, उसमें बुराई क्या है। अच्छा, अली आरिफ जी के पास चलते हैं। अली आरिफ जी हमारे साथ मुस्लिम लीग से जुड़े हुए हैं। अली आरिफ जी, देश की राजनीति में हिंदू मुस्लिम एक बार फिर से शुरू हो गया है। आरक्षण को लेकर परेशानी हो रही है। देखा जाए खास तौर से बीजेपी की तरफ से आरक्षण को लेकर कहा जा रहा है कि हम जो दलित जनजाति है, अनुसूचित जनजाति है, उनका वोट जो उसमें सेंध लगाने का काम विपक्ष या खास तौर से जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है वो लगातार करती जा रही है। इसका एग्जाम्पल उन्होंने दे दिया टीएमसी को लेकर भी पश्चिम बंगाल में। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं मुसलमानों पर निशाना साधने की कोशिश की जा रही है, और आखिर परेशानी क्यों हो रही है? क्या आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से पवन जी कह रहे हैं कि अगर मिलता है, अगर वो ओबीसी में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं और परेशान हैं, अगर बिल्कुल निचले स्तर के हैं कमाई के हिसाब से, आय के हिसाब से, तो उनको मिलना चाहिए और सभी को मिलना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब अनुराग जी, शोहरत की बुलंदी भी एक पल का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। इस वक्त ताकत के शासन के और शासन सत्ता के नशे में
मदमस्त हाथी के तरह से जिस तरह से बयानात दिए जा रहे हैं वोटर्स को लुभाने के लिए, ये बहुत ही शर्मनाक है भारतीय सियासत के लिए, राजनीति के लिए। ये समझना होगा इस देश के हुक्मरान को, इस देश के बहुसंख्यक को, इंटेलेक्चुअल को खासतौर से, कि मुसलमान इस देश की प्रॉब्लम नहीं है, इस देश का सॉल्यूशन है। हर मामले में मुसलमान से शुरू होता है मामला और मुसलमान पे आके खत्म होता है। ये बहुत ही अफसोसनाक पहलू है इस देश का, इस देश की सियासत का। हर मामले में देखिए आप, एक से एक बयानिया बनाया जाता है। योगी जी ने जो स्टेटमेंट दिया, आपके देवरिया में शायद बोले थे, काम बोले थे, उनका ये बयान, उनकी ये स्पीच इतनी सादा नहीं है जितनी सादा मोहतरम फरमा रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता जी। उनके हर बयानिए में मिस्टर मोदी और मिस्टर योगी के हर बयानिए में सिर्फ मुसलमानों के लिए नफरत। मैं जवाब दूंगा, बिल्कुल दें जनाब, बिल्कुल दें आप, बिल्कुल आपको हक नहीं, है देने का। लेकिन अली आरिफ जी, इसमें नफरत की तो कोई बात ही नहीं की गई है, क्योंकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की तो मुस्लिमों की 2 दर्जन से ज्यादा ऐसी जातियां हैं जिन्हें ओबीसी कोटे का आरक्षण अभी भी मिलता है, और नफरत की बात करने की बात ही नहीं कही गई है। यहां पर तो अगर देखा जाए तो बीजेपी लगातार कह रही है कि इसका गलत मायने निकाले जा रहे हैं। सिर्फ एक धर्म विशेष के लोगों को, अगर मुसलमानों की बात की जाए तो मंचों से यह कहा जा रहा है कि अगर आप सबके देना चाहते हैं, विपक्ष जिस तरीके से कह रहा है, तो उनका ये कहना है बीजेपी वालोों का कि भाई हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपको देना ही है तो सबको समान रूप से दीजिए ना, सबको समान जाति, सभी समान धर्मों को इज्जत देते हुए सबको समान रूप से, सिर्फ आप मुसलमानों की बात क्यों करते हैं? अनुराग जी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हो पाई। जी बिल्कुल, अभी थोड़ा सा पूरी होने दीजिए प्लीज, उसके बाद फिर आप कंक्लूजन दीजिएगा। आपको अपना अधिकार है कमेंट करने का, जनाब को अधिकार है, हर एक को अधिकार है अपनी बात कहने का जी। मैं ये अर्ज कर रहा था आपसे कि बीजेपी प्रवक्ता महोदय और तमाम सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां, सो कॉल्ड मैंने इस्तेमाल किया, एज ए होल सचर कमेटी इस बात की गवाह है कि एज ए होल पूरी की पूरी मुस्लिम कमेटी बिलो पॉवर्टी लाइन है, दलितों से बदतर पोजीशन उनकी है, पूरा उन्होंने खोल के चिट्ठा रख दिया था। और इस किसके जमाने में आई है सचर कमेटी? कांग्रेस के जमाने में, जो बहुत बड़ी सेकुलर है, जो हमेशा मुसलमानों का, दलितों का की हमदर्द अपने को बताती रही है। ठीक। दूसरी चीज ये कि जब आपने एक संविधान आपने लागू किया जिसमें संविधान के मुताबिक सबको अधिकार दिए हैं आपने, तो बैकवर्ड कोटा, अब सिर्फ बैकवर्ड कोटा ले लें आप, नॉट मुस्लिम एंड गैर मुस्लिम, बैकवर्ड कोटा जो आपने फिक्स किया, उसमें मुसलमानों का, यूपी की बात कर ले, हम अभी बाहर नहीं जा रहे हैं जी। आपको बताना चाहूंगा मैं कि मुस्लिम बैकवर्ड कोटे में मुस्लिम बैकवर्ड कोटा 14.44% होता है एज पर रेशियो ऑफ मुस्लिम बैकवर्ड। इसी यूपी विधानसभा में सापा प्लस बीएसपी, एट दैट टाइम मायावती जी वॉज चीफ मिनिस्टर, फ्लोर ऑफ द हाउस पर एक सामने इसकी डिमांड रखी कि मुस्लिम बैकवर्ड कोटे को अलग किया जाए, 14.44% को फिक्स किया जाए। बेनी प्रसाद वर्मा जो उस वक्त राइट हैंड हुआ करते थे मुलायम सिंह के, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस ये कहा कि साहब अगर इस कोटे को अलग किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा, तो खून की नदियां बह जाएंगी। जस्ट इमेजिन इट। ये हमारी सेकुलर पार्टियां हैं, इनके ये किरदार है। ऑन पेपर क्या है और इन प्रैक्टिकल क्या है, इन दोनों का मुआवजा करने की तकलीफ करें आप। क्या दिया है आपने 77 सालों से? मैं बीजेपी की इसके लिए स्पेशली कमेंट नहीं कर रहा हूं, एज ए होल सभी सियासी पार्टियों के हाथ मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं, सारे सियासी पार्टियों के हाथ और उनकी सोच मुसलमानों की तबाही और बर्बादी में। उसके बाद भी अली आरिफ जी, उसके बाद भी जो मुस्लिम्स हैं, अगर आप कह रहे हैं ना कि मुसलमानों के हाथों से, मुसलमानों के खून से रंगे हुए हैं सभी पार्टियों के हाथ, उसके बावजूद बीजेपी को छोड़कर नहीं मुस्लिम, बात तो सुन लीजिए अली आरिफ जी, आपने जो बात कही कि सभी पार्टियों के हाथ जो है मुसलमानों के खून से रंगे हुए, यानी उनके हक को मारा गया है। अगर ऐसी बात है तो फिर जो देश का मुसलमान है वो एक तरफा विपक्ष की तरफ क्यों जाता है बार बार?
वो बीजेपी को चलिए, बीजेपी को एक नज़रिए से देखता है, बाकी विपक्ष, आपने कांग्रेस की भी बात करी, क्योंकि कांग्रेस, आपने कहा कांग्रेस ने भी ऐसा छूता दल नहीं है जो कहीं ना कहीं मुसलमानों का इस्तेमाल किया है, लेकिन बावजूद उसके समाजवादी पार्टी, बावजूद उसके कांग्रेस के पास क्यों जाता है बार बार? सबसे बड़ी चीज़ तो ये भी है। यही बदकिस्मती है मुसलमानों की। मुसलमानों का जो क्रीमी लेयर है, अपने सेल्फ इंटरेस्ट में उसने, ये 5% क्रीमी लेयर मुसलमानों का, इसने सेल्फ इंटरेस्ट में हमेशा मुसलमानों को कांग्रेस के झोली में, सपा के झोली में, बीएसपी के झोली में डाला है। बीजेपी का खौफ दिखा करके इन लोगों ने मुसलमानों को लूटा है, तबाह किया, बर्बाद किया, कत्ल किया है, हर तरह का कत्ल किया है। यही बदकिस्मती है। चलिए, बीजेपी का, आरएसएस का, जनता का जवाब देना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेंगे। हमारे साथ एक और खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ महंत विपिन जोशी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी पहले एक सवाल ले लेते हैं, बहुत देर से हमारे साथ रुके हुए हैं। विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा में हमारे साथ एबीसी न्यूज पर। जी धन्यवाद, बहुत बहुत। विपिन जी, देश की राजनीति का हाल तो आप देख ही रहे हैं, इस वक्त किस तरीके की बयानबाजी चल रही है। उसके बीच में आरक्षण का मुद्दा उठता है, वो भी ओबीसी आरक्षण में मुसलमानों की एंट्री को लेकर कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल में 2010 में और उस 2010 से लेकर अब तक लगातार मुसलमानों की एंट्री कराई गई। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 118 ऐसी प्रजातियां हैं मुसलमानों की, अगर बात करी जाए, वर्गों की बात की जाए, जिनको शामिल किया गया। और सूत्र ये बताते हैं कि अखिलेश यादव के सरकार के समय में इनको इस्तेमाल किया, ओबीसी इनको आरक्षण दिया गया, और अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जो है वो इस पर समीक्षा करने वाली है। अब इस पे क्या कहेंगे आप महंत जी? देखिए, सबसे पहले तो मेरा ये मानना है, जो आरक्षण है वो जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए, बल्कि गरीबी के आधार पे या आर्थिक स्थिति के आधार पे आरक्षण का जो मापदंड होना चाहिए वो सही मायने में ये होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर जो आरक्षण हमारे संविधान ने दिया है और किसी कारण से जो हमारे समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण अगर दिया गया है, और जैसा कि अभी प्रधानमंत्री जी ने भी वादा किया है कि किसी का भी कोई आरक्षण ना तो खत्म किया जाएगा ना कम किया जाएगा, बार बार वो भी ये बोल रहे हैं, ऐसा ही योगी जी भी बोल रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर ओबीसी वर्ग का जो आरक्षण है उसको काट करके कहीं और जगह देना, ये कहीं से भी जो है न्यायोचित नहीं है। और आरक्षण का आधार सिर्फ और सिर्फ जो है आर्थिक आधार होना चाहिए, आर्थिक आधार पर ही आरक्षण दिया जाना चाहिए, न कि जातिगत आधार पर आरक्षण दिया जाना चाहिए। लेकिन महंत जी, जो भी बयान आया है सामने अभी बुधवार को, जिस तरह से कोलकाता हाई कोर्ट का जो आदेश आया, उसके बाद बीजेपी की तरफ से जिस तरीके से नेतागण हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं, उससे तो ये लगता है कि मुस्लिम आरक्षण से हिंदू जो समाज है वो कहीं ना कहीं खतरे में आने वाला है। और बीजेपी की जो प्लानिंग नजर आ रही है अंदर ही अंदर, क्योंकि अब 2 चरण बचे हैं, बीजेपी की प्लानिंग ये आ रही कि अब इन 2 चरणों में जितने भी हिंदू हैं उनको सामाजिक रूप से या जातिगत रूप से बांटने की बजाय एक हिंदू छतरी के नीचे ले आया जाए ताकि सारे वोट एक तरफ पड़ जाएं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारे वहाँ नेताओं ने हिंदू समाज को जो है दलित, ब्राह्मण, क्षत्रिय इस प्रकार के बांट करके फूट डालो और राज करो की जो नीति की है। सिर्फ हिंदू छत्री ही एक ऐसी छत्री है जिसके नीचे आकर के सारा हिंदू समाज संगठित होकर के, बात अभी सिर्फ चुनाव की नहीं है, आगे हर जगह, क्योंकि आज तो जहां पे हम बहुसंख्यक होकर के इस देश में जो है हमारे साथ अल्पसंख्यकों का सा व्यवहार किया गया है। और पहले से ही, ये तो विगत 10 सालों से, जब से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी जी ने जो है एक झंडा बुलंद किया है और एक हिंदू छतरी जो यहाँ पर उड़ाई है पूरे समाज को, उसके कारण आज समाज संगठित भी है और समाज जो है अपनी उसे पता भी है कि हमारे साथ कहाँ कहाँ क्या क्या अन्याय हुआ, चाहे हमारे धार्मिक स्थल हो चाहे अन्य राजनीतिक रूप से जो है हर तरीके से हिंदू समाज को दबाने का जो कुचक्र यहाँ पर जो है विगत पुरानी सरकारों ने किया है। निश्चित रूप से यहाँ पे हिंदू छतरी के नीचे सबको आकर के एक मुक्त रूप से जो है हर तरीके से, चाहे वो वोटिंग का मामला हो चाहे कहीं पर भी किसी बात को उठाने का मामला हो, हमको बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर के जो सही मायने में जो यहाँ 80% जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है
या 80% से भी ज्यादा जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है, मुझे लगता है कि उसके साथ जो अन्याय हुआ है आजादी की लगातार बात जो है उस पर जो है ठीक किया जा सकता है और भूल पे सुधार किया जा सकता है। इसलिए जो है ये बहुत अच्छी बात है कि हिंदू अम्ब्रेला के नीचे सारा हिंदू समाज एकत्र हो और चाहे वोटिंग का मामला हो चाहे अन्य मामले हो, हर मामले में जो है संगठित होकर के कार्य करेगा, तभी भारत विश्वगुरु भी बनेगा, तभी भारत विकसित राष्ट्र भी बनेगा और सही मायने में जो है इनके हितों की रक्षा भी होगी। चलिए पवन जी हमारे साथ हैं। पवन जी, बात अगर करी जाए, आपने सुना अभी हमारे महंत विपिन जोशी जी ने क्या किया। उससे पहले अली आरिफ जी ने बहुत ही बड़ी बात कही उन्होंने कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का डर दिखाकर बाकी पार्टियों ने वोट घसीटे हैं मुस्लिम समुदाय को। ये मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत बड़ी, देखा जाए, सोचने विचार करने वाली बात है। क्या कहेंगे इस पर? जी जी हाँ, प्लीज मुझे टाइम दीजिएगा जी। मैं अली साहब की बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। पिछली सरकारों ने मुस्लिमों के साथ दुनिया भर के वादे कर दिए, उनको ईद की मुबारकबाद दी, उनकी टोपी पहनी, उन्हें टोपी पहनाई, उनकी बिरयानी खाई, उनकी सेवियां खाई, उनकी मीठी ईद खाई, लेकिन ना ही तो उन्हें साक्षरता की तरफ ले गए, ना ही उन्हें विकास की तरफ ले गए, उनके वोट का इस्तेमाल किया गया। बट 2014 के बाद आज की डेट में किसी भी भारतीय को, उसके अंदर मुस्लिम हिंदू सभी जाति आ गई। 140 करोड़ भारतीयों की मैं बात कर रहा हूं। उनको बेसिक नीड्स क्या है? घर की 4 करोड़ घर बने जिसमें 56 लाख मुस्लिमों को दिए गए। ये मैं डाटा इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं आपके सामने क्योंकि हमेशा भारतीय जनता पार्टी पे मुस्लिम विरोधियों के आरोप लगते हैं। एक और मैं आंकड़ा आपके सामने रखता हूं। अभी यूपीएससी में 49 मुस्लिम क्लियर करके आए हैं। उससे पहले लास्ट ईयर 30 डॉक्टर, इंजीनियर्स, लॉयर्स, जज, पुलिस, मुस्लिमों का बड़ा योगदान है और भारत की सरकार ने उन्हें सराहा, उनका योगदान दिया। तीसरी एक और महत्वपूर्ण बात, अगर मेट्रो बनेगी, अगर एम्स हॉस्पिटल बनेंगे, अगर लॉ फैकल्टीज बनेगी, अगर कॉलेजेस बनेंगे, अगर 2 लाख का बीमा मिलेगा, अगर 5 लाख का आयुष्मान सेवा से कार्ड से 40 करोड़ लोगों का इलाज होगा, अगर 50 करोड़ से ऊपर खाते खुलेंगे, क्या उनमें मुस्लिम नहीं होंगे? भारतीय जनता पार्टी ने जो भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाए थे उसको बिल्कुल निरस्त करते हुए पूरे भारत के लिए 140 करोड़ देशवासियों के लिए, क्योंकि भारत की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया है सेवा करने का और भारतीय जनता पार्टी को उसको भली भूति करके दिखाया है। इसलिए हम नारा लगा रहे हैं, अब की बार 400 पार का। भारतीय जनता पार्टी या भारत की सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है। वोट जनता ने किसी भी पार्टी को दिया हो, लेकिन विकास भारत का होगा। आज वही भारत है जो 2014 में 11वें नंबर पे मिला था, बट आज ये अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पे है। आज ये वही भारत है जो 1997 से राफेल आ रहा था, 2014 में मोदी जी आ गए, राफेल नहीं आया, बट अब राफेल भी आया, मिक्स सीरीज भी आई, पनडुब्बी भी आई। आज इकोनॉमिक्स में भारत इंटरनेशनल बाजार में लेकिन इंपोर्ट करने की जगह एक्सपोर्ट भी कर रहा है। पवन जी, जो आप विकास के कार्य गिना रहे हैं, विकास के कार्य सभी को पता है, राफेल कैसे आया, क्या चीजें हो गई और किस तरीके से विकास कार्यों की बात की जा रही है, अर्थव्यवस्था की बात की जा रही है। लगातार इसके दावे और इसके आंकड़े हमने भी देखे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर मंच पर इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन आखिरकार अब इस वक्त जब चुनाव का माहौल चल रहा है, सरकार बनाने की बात चल रही है, ऐसे में 4 जून से पहले ये अचानक से जो जिन्न बाहर निकल कर आया है, मुस्लिम आरक्षण की बात क्यों बार बार उठ रही है? क्यों उठ रही है? क्योंकि मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूं क्योंकि कई सरकारी रिपोर्ट ऐसी हैं सर जिसमें कहा गया है कि मुसलमान जो है वो सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और आर्थिक रूप से पिछड़े। जैसा कि हमारे अली आरिफ जी ने भी कहा कि मुसलमानों के विकास की बात कुछ नहीं सोची गई। मुसलमान आज भी दबा कुचला है, मुसलमान आज भी अशिक्षित है। एक बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का है जिसके विषय में सोचा नहीं जाता। एक तरफ तो आप बात करते हैं विकास की, आप बात करते हैं सबको लेकर चलने की, आप बात करते हैं बड़ी बड़ी योजनाओं की, फिर भी अगर अली आरिफ जी की बात को माना जाए और समझा जाए तो आज भी जो मुस्लिम समाज के एक तबका, बहुत बड़ा तबका है, वो गरीब क्यों है, वो दबा कुचला क्यों है, वो शिक्षित क्यों नहीं हो पा रहा है? इस पर कुछ कहेंगे? सक्सेना जी, आप चैनल पे बिल्कुल गलत डिफाइन कर रहे हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूं उसका। आप ये कहना चाह रहे हैं कि विपक्ष ये कह रहा है कि मुस्लिमी आबादी का बहुत बड़ा भाग बिल्कुल निचला, दबा कुचला हुआ। ऐसा नहीं है। क्या जनरल के अंदर, जनरल को तो कोई कोटा नहीं है। मैं और आप मेरे ख्याल से जनरल से आते हैं, हमें तो कोई कोटा नहीं है। क्या जनरल के अंदर 8,000 रुपए की नौकरी करने वाला आदमी नहीं है? मैं आपको जनरल के ऐसे बहुतेरे एग्जांपल दे दूंगा जो 8,000 रुपए की जॉब करते हैं, मैरिड भी हैं। अगर मैं उनकी सालाना इनकम देखूं तो केवल 96,000 होगी, तो उसको आप क्या कहेंगे?
वो तो अति निचला स्तर हो गया। तो ये कह देना कि खाली मुस्लिम ही निचला हुआ है, तो मैं सहमत नहीं हूँ। SC ST भी आपको निचला मिल जाएगा, OBC भी आपको निचला मिल जाएगा, जनरल भी आपको निचला मिल जाएगा, सिख भी आपको निचला मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कोई हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं की है। अगर हिंदू मुस्लिम की कोई राजनीति करी है, मुझे 2014 से लेकर आज 2024 है, एक कानून बता दीजिए। अली जी ने तो बोल दिया मोदी और योगी जी के बारे में अंग्रेज, मुझे यही बता दे। आपके चैनल पे, ABC चैनल, न्यूज चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे सिर्फ एक कानून बता दीजिए जो भारतीय जनता पार्टी या भारत की सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ बनाया हो, तो या मुसलमानों के खिलाफ भारत के किसी CM ने, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने, किसी स्पोक्स पर्सन ने, किसी मिनिस्टर ने ये कहा हो कि हम मुसलमानों का हक छीन लेंगे, या कोई कानून बनाया। राम मंदिर का अगर जीता तो राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से जीता, और वो भी उस मस्जिद के लिए लिया गया जहां पर पहले ही अयोध्या में राम मंदिर था, उसके बदले में 3 गुना जमीन दी गई, तो वो हक भी नहीं छीना। लेकिन पवन जी, जिस तरीके की बातें हो रही हैं विपक्ष की तरफ से, मैं विपक्ष की बात कर रहा हूं। विपक्ष इस तरीके से कह रहा है कि इसीलिए 400 पार का नारा लगाया जा रहा था कि आप पूर्ण रूप से सत्ता में आ जाएं और संविधान में संशोधन कर लें, आरक्षण को पलटने की कोशिश कर लें, भले ही आप वादे इरादे कुछ भी कर लें। ये तो विपक्ष अभी भी कह रहा है ना। मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। माननीय अमित शाह जी ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया कि संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, पहली बात। दूसरा, उन्होंने फिर क्लियर किया माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कि आरक्षण किसी का ना लिया जाएगा ना किसी का हक छीना जाएगा। तो ये बात तो है ही नहीं। विपक्ष इस बात को भड़कलाने की या बरगलाने की बात कर रहा है, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो। लेकिन अभी आपने और मैंने चैनल पे बात की, आपने कहा विकास के मुद्दे तो सभी जानते हैं। जब किसी जनता को लाभ मिलेगा, चाहे वो मुस्लिम ही क्यों ना, जब किसी मुस्लिम को उसका सड़क, स्कूल, कॉलेज, उसका बैंक में खाता, बेटी के जन्म पे, बेटी की शिक्षा पे, बेटी की शादी पे, चाहे वो किसी भी धर्म जाति के हो, तो वो उस सरकार को वोट जरूर देगा जिस सरकार से उसको सुविधा मिली। मतलब पवन जी, आप ये मानते हैं ना, आरिफ जी ने जो कहा कि दबा कुचला है बहुत बड़ा तबका मुसलमानों का, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है और जितनी भी पार्टियां हैं वो केवल इस्तेमाल कर रही हैं। मतलब आप मानते हैं कि सरकार ने पूरा ध्यान दिया और ऐसा कोई दबा कुचला नहीं जिसे आरक्षण की जरूरत हो? मैं तो बता रहा हूं आपके सामने, देश 70 साल तक राज करने वाली कांग्रेस 10-10 बार प्रधानमंत्री बनाने के बाद अगर आज 4 करोड़ घर दिए गए हैं 2014 से लेकर आज तक 10 सालों में, तो 4 करोड़ तो 70 सालों में भी नहीं दिए गए। अगर 12 किलोमीटर सड़क बनती थी, आज 36 किलोमीटर बन रही है। अगर सड़क बनती है तो सक्सेना जी सबसे बड़ा फायदा सभी वर्गों को होगा, क्योंकि एक तो टाइम बचेगा, ट्रांसपोर्ट बचेगा, फ्यूल इंजन बचेगा। एक और महत्वपूर्ण बात, 2 लाख का बीमा, अगर 2 लाख का बीमा केवल 436, ये 2 लाख का बीमा उन्हीं लोगों के लिए है जिनकी आय न्यूनतम है। 436 रुपए सालाना देने के बाद आपको 2 लाख का बीमा मिल जाता है, तो इससे बड़े सुख की बात क्या है। 5 लाख का आयुष्मान सेवा से 40 करोड़ कार्ड बने, उनका प्राइवेट अस्पतालों में इलाज हुआ, तो इससे बड़ी सुविधा की बात क्या है। और मैं आपके सामने कह रहा हूं कि यही सुविधा के कारण है जो हमें 400 पार ले जा रहे हैं। जी अली आरिफ जी, आपने सुना, आपने कहा कि सभी पार्टियों ने केवल, आपने जो बात कही कि सभी पार्टियों ने केवल इस्तेमाल किया। पवन जी कह रहे हैं कि हमने इस्तेमाल नहीं किया, हमने सारी सुविधाएं दी हैं और सबको बराबर मिली हैं। और उन्होंने देखिए एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि ऐसे देखा जाए साधारण या सामान्य वर्ग के, जनरल कैटेगरी के ऐसे बहुत सारे लोग जो 8-9 हज़ार 10 हज़ार की नौकरी कर रहे हैं, अगर उनको देखा जाए ओवरऑल तो कहीं ना कहीं वो तो बहुत ज़्यादा नीचे हैं। ऐसे में जो आपने जो बात कही थी वो तो ये झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा कहीं नहीं है, मुस्लिम वर्ग अभी ठीक ठाक है। अनुराग जी, यू नो वेरी वेल अबाउट द फैक्ट्स। अनुराग जी ने अभी स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी ने जो बातें बनाई, विकास के तमाम लिस्टें पेश की आपके सामने। एक सवाल आप, अच्छा हाँ प्लीज, इससे पहले मैं कहना चाहूंगा, अभी मिस्टर जोशी जी अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, एक बहुत लंबी चौड़ी तकरीर किया उन्होंने। विपिन जी, ये पूरी बात आपने सुनी, तमाम वक्ताओं ने सुनी, तमाम चैनल से बैठे हुए लोगों ने सुनी। उनकी तमाम बातें किसकी तर्जुमानी कर रही हैं? पूरी बात गौर से सुनिए आपने। आ गए घूम फिर के उसी पर ना, मुसलमान, हिंदू और मुसलमान इस देश के लिए बहुत ही घातक, बहुत नुकसानदेह, बहुत दहशतगर्द है, जैसा कि उन्होंने फरमाया। बिल्कुल ऐसा नहीं कहा। नहीं, अली जी, हमने सबने सुना है। उन्होंने सिर्फ हिंदू सनातन धर्म को छतरी के नीचे एकजुट लाने की, जाति धर्म से ऊपर उठने की बात करी। उन्होंने एक शब्द भी ये नहीं कहा कि मुसलमान से खतरा है। सर अनुराग जी थोड़ा सा सुनने की तकलीफ करिएगा। बिल्कुल। कुछ ही एंकर्स हैं जिनसे बात करने में अच्छा लगता, मजा आता है, उसमें से एक आप भी। जी बिल्कुल। हमारे साथ अवधेश यादव, मैं आपको मैं टोकना चाहूंगा, अवधेश यादव जी हमारे साथ, समाजवादी पार्टी प्रवक्ता भी एक बार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर
बहुत बहुत स्वागत है अवधेश जी। बस थोड़ा जी अली जी। जी मैं अपनी बात कंटिन्यू करूं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जोशी जी ने जो कहा उसका जुज जो है, मफहूम जो है, वो बहरहाल आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ और आम भी समझ रही है। और जो विकास के तमाम लिस्टें पेश की भाई साहब ने भी, एक सवाल भाई साहब से कर लीजिए प्लीज हमारी तरफ से। सोने का ढेर आपके सामने लगा दिया जाए और आपके बच्चे की लाश आपके सामने रख दी जाए, क्या एक्सेप्ट करेंगे उस सोने के ढेर को? एक मिनट प्लीज। हमारी बहन बेटी की इज्जत पे हाथ डाल दिया जाए, आपकी बहन बेटी की इज्जत पे हाथ डाल दिया जाए और उसके बाद आपको तमाम मराज से नमाज दिया जाए, एक्सेप्ट करेंगे आप? ये जो बीजेपी के एजेंडे गिना रहे हैं मुस्लिम और गैर मुस्लिम कर रहे हैं, ये फैक्ट नहीं है कि मुसलमानों का नाम पूछ के गोली मार रहे हो आप, नमाज पढ़ते में पीछे से लात मार रहे हो आप? क्या है ये? किस चीज की निशानदेही है? इससे मैं जवाब दूंगा। विपिन मैं जी जवाब दूंगा सबसे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे जवाब लूंगा। विपिन जी हमारे साथ है। विपिन जी। जी विपिन जी, आपने सुना अली आरिफ जी को, उन्होंने कहा कि फिर से हिंदू मुस्लिम की बात बोली गई और आपने भी हिंदू मुस्लिम ही किया और बार बार कह रहे हैं कि मुसलमानों का नाम पूछकर उन्हें गोली मारी जा रही है, सड़क पर वो नमाज पढ़ रहे हैं तो उनको पीछे से लात मारी जा रही है। जिस तरीके के वीडियोस हमने देखे हैं, कहीं ना कहीं बुरा मत मानिएगा, मैनिपुलेट, कुछ चीज़ें मैनिपुलेट भी की जाती हैं, कुछ चीज़ों को दिखाने का नज़रिया अलग होता है, समझने का नज़रिया अलग होता है। देखिए ऐसा है जी, कहीं ना कहीं आज चाहे पॉलिटिकल पार्टियां हों या कुछ जिन लोगों ने बिल्कुल मतलब एक पूरा एक तरीके से अपने हिसाब से पूरा सिस्टम चला रहे थे, आज वो लोग भयभीत हैं, डरे हुए हैं। और क्योंकि कहते हैं ना संगे शक्ति कलयुगे, संघ में ही शक्ति है। एक साथ जब एकत्र कोई भी समाज होता है तो उसके कारण जो है बहुत से लोग जो है अनाप शनाप बातें कह रहे हैं। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि हमारा पूरा का पूरा जो हिंदू समाज है उसको एक छतरी के नीचे आना चाहिए, निश्चित रूप से आना चाहिए, चाहे वो श्री राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो दूसरे हमारे जितने भी धर्म संस्कृति से जुड़े मुद्दे हों। क्योंकि जब पूरा हमारा जो हिंदू समाज एक छतरी के नीचे आएगा और एक पूरी शक्ति दिखेगी, उस शक्ति के द्वारा ही हम जो है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, जो हम देखिए हम किसी पे अत्याचार नहीं कर रहे हैं, किसी का अन्याय नहीं कर रहे हैं, किसी का हक नहीं मार रहे हैं, जैसा लेकिन जो हमारे साथ जो बहुसंख्यक होने के बाद भी जो है हमें दबाया जाता था, हमें डराया जाता था, हमें भीड़ का जो है एक भय दिखाया जाता था, वो सब चीजें जो है अब समाप्त हो रही हैं। इसीलिए कुछ लोगों की जो है सीटें हिल रही हैं, कुछ लोगों को जो है इसका दर्द है। तो मैं ये कहना चाहता हूं हिंदू समाज को संगठित होना चाहिए, क्योंकि हिंदू ने कभी किसी को लूटा नहीं है, किसी को दबाया नहीं है, किसी का हक नहीं मारा है। लेकिन हिंदू समाज के साथ जो है ज्यादतियां हुई हैं, चाहे उनके पूजा स्थलों पे, चाहे उनके अपने अधिकारों पे। निश्चित रूप से आज हिंदू जागा है और हिंदू को और जागृत होना चाहिए, तभी भारत 247 तक जो है विकसित राष्ट्र बनेगा। भारत विश्वगुरु है, भारत विश्वगुरु रहेगा और हम ना तो किसी का यहाँ पे हक मारेंगे ना किसी का, लेकिन यह है हम अपना भी जो अधिकार है, हमारे अधिकारों पे भी कोई ना डाका मार सकता है, ना ही जो है हमें दबा सकता है। आज हिंदू जागा है और आगे हिंदू जगा रहेगा। बिल्कुल। हमारे साथ सपा प्रवक्ता अवधेश यादव जी, अवधेश जी से सवाल ले लेते हैं। अवधेश जी, आपने देखा सुना आजकल क्या हमारे देश में चल रहा है और एक बार फिर से मुस्लिम आरक्षण का भूत जो है वो बाहर निकल आया, जिन्न जो है बाहर निकल आया है। अवधेश जी, सीधा सीधा सवाल, उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया है कि अब हम समीक्षा करेंगे और सूत्र बताते हैं कि समीक्षा जो की जा रही है वो 118 उन देखा जाए वर्गों की बात की जा रही है, जो मुस्लिम वर्ग जो हैं, जो जिनको ओबीसी आरक्षण मिला हुआ है, उन पर समीक्षा करने की बात कही जा रही है। और सूत्र ये भी कह रहे हैं कि ये आरक्षण अखिलेश यादव की सरकार में दिए गए थे और क्यों दिए गए थे इसकी जांच की जा रही, कैसे दिए गए थे इसकी समीक्षा की जाएगी। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए अनुराग जी, भारतीय जनता पार्टी जब 5 चरणों के चुनाव में असफल हो गई है, वो लगातार राम मंदिर को मुद्दा बनाना चाहती थी, वो तमाम हिंदू मुसलमान पर भाषण करती रही, तमाम मंगलसूत्र से लेके मतलब मोटरसाइकिल छीन ली जाएगी, भैंस छीन ली जाएगी। जब इन सभी मुद्दों से वो फेल हो गई तो कहीं कहीं से अब फिर हिंदू मुसलमान लाने के लिए और ये आरक्षण के मुद्दे को पुनः इन लोगों ने मैदान में लाया है। जब से हाई कोर्ट का फैसला कलकत्ता में आया है, बंगाल में आया है, तो यहाँ पर भी समाचार हम लोगों ने देखा कि उन्होंने कहा हम समीक्षा करेंगे। बिल्कुल। आप जब देश आजाद हुआ, जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोगों ने मिलकर इस देश को आजादी दिलाई, तो चाहे वो किसी वर्ग का आदमी हो, उसको जब गरीबी रेखा या पिछड़ा रहा वो,
उसको पिछड़े का लाभ सरकारों ने देने का काम किया। वहां ना हिंदू देखा ना मुसलमान देखा। अभी एक साथी बात कर रहे थे कि हिंदू और सवर्णों की बात, तो आप बताइए 10% जो ईडब्ल्यूएस कोटा दिया गया है वो भी तो आज सभी दलों ने, किसी ने तो विरोध नहीं किया ईडब्ल्यूएस कोटा देने के लिए। तो आज सभी लोगों को समाज में समानता का लाने के लिए, समाजवादी सोच के तहत सबको एक अधिकार मिले, सबके बच्चे आगे बढ़े, और समाज जब एक साथ एकरूपता में आगे बढ़ेगा तभी एक अच्छे समाज की संरचना होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान करा करके ये चुनाव कराना चाहती है। आने वाले 4 जून को सब परिणाम सामने आ जाएगा और इन लोगों की सारी मंसूबे, जो गलत मंसूबे, इस देश को जो लोग विखंडित करना चाहते हैं, इस देश के गरीबों के साथ जो अत्याचार करना चाहते हैं, इनके मंसूबे फलने फूलने वाले नहीं है। बिल्कुल सही बात है, फलने फूलने वाले नहीं। पवन जी आपसे बिल्कुल आप ही के पास आ रहा हूं सर। सवाल तो आपने सुन लिए, बातें भी आपने सुन ली, अली आरिफ जी ने क्या कहा, अवधेश जी ने क्या कहा। अब एक छोटा सा सवाल उसमें मेरा भी है कि आंध्र प्रदेश में जिस तरीके से आप कह रहे हैं ना कि सिर्फ मुसलमानों को ही हम क्यों दें, आप यही कहना चाह रहे हैं हम क्यों दें, हम सभी को देना चाहते हैं, हम सिर्फ मुसलमानों की बात क्यों करें। लेकिन मुझे ये बताइए कि आंध्र प्रदेश में जो आपके एनडीए की सहयोगी दल है टीडीपी, उन्होंने भी कहा है कि मुस्लिम आरक्षण हम देंगे, उन्होंने वादा किया। और चंद्रबाबू नायडू जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी कहा कि हम चुनाव जीते, और आपका सहयोगी दल है वो भी कह रहा है कि हम 4% आरक्षण मुसलमानों को देंगे। एक तरफ समीक्षा की बात की जा रही है, एक तरफ बात की जा रही मंचों से कि सिर्फ हम किसी का हक मार के किसी को नहीं देंगे। फिर आपकी सहयोगी दल टीडीपी कह रहा है आंध्र प्रदेश में कि हम 4% तो देंगे मुसलमानों को। ये कैसा सहयोग और ये कैसी बातें? देखिए, सभी राज्य भारत के अंदर यूटी मिला के 36 राज्य हैं और भारतीय जनता पार्टी के 12 सीएम है उन 36 राज्यों में। बाकी सहयोगी दल या विपक्ष के सब अपने अपने राज्य में मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, निगम के चुनाव और सबकी रणनीतियां बिल्कुल अलग होती है। वो मुख्यमंत्री है, उनको अधिकार है अपने राज्य को किस तरीके से चलाए, कैसे सुविधा दे, किस जाति और धर्म के हिसाब से दे, ये उनकी स्ट्रेटेजी है। ये जवाब उनको देना है, भारतीय जनता पार्टी की कोई स्टेटमेंट नहीं है। दूसरी बात, मैं अभी पहले अली आरिफ जी की बात का जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों के हनन की बात की, जिस मनोज तोमर ने नमाज पढ़ते हुए मुस्लिम के लात मारी थी, उसका किसी भी हिंदू समाज ने समर्थन नहीं किया। पहली बात, उसे सरकार की तरफ से सस्पेंड कर दिया गया। मुझे बड़ी खुशी होती जब ये बात करते कि कन्हैया लाल, एक सेकंड मैं आपके बीच में नहीं बोला सर, मैंने आपको बहुत बड़े ध्यान से सुन रहा था, मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, प्लीज रिक्वेस्ट। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मनोज तोमर के साथ साथ जिस कन्हैया लाल की गर्दन कटी उसके लिए बोलते मुझे अच्छा लगता, जिस मुंबई में नुपुर शर्मा के बयान पे एक और दुकानदार की गर्दन कटी उस पे बोलते मुझे अच्छा लगता, कर्नाटक में हनुमान चालीसा पढ़ रहा था, उसकी दुकान में चल रहा था, 5 मुस्लिम युवक आए, कुत्ते की तरह उसे सड़क पर लेटा लेटा के मारा, उसके खिलाफ बोलते मुझे अच्छा लगता। 1992 में 90 में कश्मीर में हिंदुओं का नरसंहार हो गया, उसके खिलाफ बोलते मुझे अच्छा लगता। जेएनयू में नारे लगे अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उस पर बोलते मुझे अच्छा लगता। याकूब मेनन की फांसी पे, एक आतंकवादी की फांसी पे बोलते मेरे को अच्छा लगता। मैं एक और बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके से कसाब ने ताज होटल के अंदर अंधाधुंध गोलियां चलाई थी, ये सारे नाम जो मैं बता रहा हूं ना सक्सेना जी, ये सभी नाम मुस्लिम है, इनमें कोई हिंदू नहीं है। लेकिन मैंने धर्म के चश्मे से नहीं देखा। अगर बात इन्होंने मनोज तोमर की थी या दूसरे एग्जाम्पल दिए थे तो एग्जाम्पल मेरे पास इनसे ज्यादा है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और लेकिन ये चैनल पे बैठ के क्या कह रहे हैं, मुस्लिमों का हनन हो रहा है। आप ये बताइए, मैंने एक नहीं 7 एग्जाम्पल गिनवा दिए, उसमें किसी का नाम रामलाल शर्मा वर्मा या श्याम था क्या? लेकिन इन्होंने बोला, कभी नहीं बोला। अगर देश के अंदर सभी धर्म के लोग रहते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ मुस्लिम ही निकल के आते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कहती कि आतंकवाद का धर्म मुस्लिम ही है, कभी नहीं कहा भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन अगर चैनल पे बैठकर मेरे सामने मेरे देश के प्रधानमंत्री और योगी जी को ऐसे बोला जाएगा तो मैं विरोध करूंगा। 174 एनकाउंटर हुए उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसके अंदर से 68 एनकाउंटर मुस्लिम के थे। क्या अनिल दुराना मुस्लिम था? क्या दुबे मुस्लिम था? विकास दुबे। मैं ये कह रहा हूं 100 से ऊपर एनकाउंटर हिंदुओं के हो उत्तर प्रदेश में, फिर भी भारतीय जनता पार्टी, भारत की सरकार को कहा जाता है कि एनकाउंटर किसी विशेष धर्म जाति पे नहीं। ऐसा नहीं है। माननीय योगी जी 24 करोड़ लोगों की बात करते हैं और भारत के प्रधानमंत्री 142 करोड़ लोगों की बात आपने सही कहा पवन जी। और दूसरी बात, एक चीज आपने जो नाम गिनाया उनमें से कुछ एक छोटा सा आंकड़ा मैं भी जोड़ना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार में जब योगी जी की पहली बार आई थी तो 2.0 सरकार चल रही है, 1 सरकार पहले जब आई थी
उसमें उस सरकार के समय में गवर्नेंस में 49 साधु संतों की हत्या भी हुई थी। ये भी नाम आप थोड़ा सा नोट कर लें आंकड़े। मैं आपको एक आंकड़ा और दे देता हूं, अगर आंकड़ों की बात करोगे तो मुझे आंकड़ा स्पेशलिस्ट ही कहा जाता है जी। अगर आप इसके साथ ये भी जोड़ देते ना, मैं आपको बताता हूं, इससे पहले अखिलेश यादव जी की सरकार थी, 2,42,000 माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में आपराधिक मामले हुए। 11 मर्डर रोज होते थे, 13 बलात्कार रोज होते थे। जिसे 2, 4, 5, 10 एग्जाम्पल को लेते हैं ना, उत्तर प्रदेश वही उत्तर प्रदेश है जो आज उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। आप उससे देख लीजिए 5 एग्जाम्पल और 2,42,000। और सुनिए, 1,000 बार उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों पे कार्रवाई हुई। किसने कार्रवाई की? वहां के गैंगस्टर ने, वहां के अपराधियों ने। लेकिन आज एक भी उदाहरण नहीं है। आज अगर उत्तर प्रदेश की पुलिस को देखा जाता है, काउंटर स्पेशलिस्ट यही कहा था माननीय योगी जी ने फर्स्ट टर्म में ही कि या तो आपराधिक सीधे हो जाओ या उत्तर प्रदेश छोड़ दो। तो पवन जी, और दूसरी बात ये कि अभी योगी आदित्यनाथ ने ये भी कहा है कि 4 जून के बाद हम कट ऑफ डेट भी दे देंगे। तो अच्छी बात है ना, अगर उनकी जिम्मेदारी है, उनकी भाई जिम्मेदारी है सबसे बड़े राज्य के। आज भारत में सबसे बड़ा राज्य तो उत्तर प्रदेश है। अवधेश जी के पास चलते हैं क्योंकि आपने समाजवाद पार्टी का नाम लिया है। अवधेश जी, आपने सुना, पवन जी को सुना, जो प्रवक्ता है हमारे बीजेपी के, उन्होंने सीधे सीधे एक आंकड़ा गिना दिया है समाजवादी पार्टी के अंदर कितने क्राइम हुए, कितनी चीजें हुई। अनुराग जी, इनकी सरकार ने ही आंकड़ा जारी किया है। आज पूरे देश में महिलाओं पर अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। पश्चिम में जब एक घेर करके एक दरोगा को मारा गया, उसके अभियुक्त जब जेल में गए तो उनको निकलने पर माला पहना के स्वागत किया गया। मॉब लिंचिंग की जितनी घटनाएं हुई, उनको जेल से निकलने के बाद इनके लोगों ने माला पहनाया। क्या यही समरसता की भावना समाज में है? पश्चिम का जो इंस्पेक्टर को मारा गया था वो तो मुसलमान नहीं था, वो तो हिंदू था। क्या इनके नेताओं ने उसको माला पहना के स्वागत नहीं किया? ये सब भूल जाएंगे ये, और बाकी वो आंकड़े गिनाएंगे जो आज आपको याद ही नहीं होगा। अब अखिलेश यादव की सरकार 7 साल पहले थी, 7 साल पहले की इनकी बात याद है। और अभी महिलाओं के ऊपर उत्तर प्रदेश सबसे नंबर 1 है पूरे देश में। एनसीआरबी के इन्हीं के आंकड़े बताते, वो इनको याद नहीं रहेगा। आज अगर इनके सारे अपराधी उत्तर प्रदेश से भाग गए तो रोज घटनाएं क्यों हो रही हैं? हमारे गोरखपुर से अभी एक राम सिंह नामक व्यक्ति पकड़ा गया है, जिस पे देशद्रोह का मामला दर्ज हुआ है और अभी तमाम खाते लिंक हुए। क्या वो मुसलमान है? अभी देखिए, बात करने में जो लोग माहिर हैं, बात करके ही जो लोग गुमराह करते हैं सबको। इस बार जनता इनकी बातों में नहीं फंसने वाली है। इस बार जनता को पता चल चुका है कि बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम की मार। अब की होगी महंगाई पर मार, अब की होगी भ्रष्टाचार पर मार, अब की होगी बेरोजगारी पर मार। ये हिंदू मुसलमान की मार इनकी इस बार नहीं चलने वाली है। भगवान राम सबके थे, हैं और रहेंगे। धर्म का पालन सब लोग जब से जन्म लिया, जो भी लिया, कितनी पीढ़ियां बीत गई, कोई किसी को कहने नहीं दिया राम की पूजा करो, शिव की पूजा करो। आज ये लोग बताएंगे कौन शिव की पूजा करेगा, कौन कृष्ण की करेगा, कौन राम की करेगा। ये लोग पूरे देश को गुमराह करने में लगे हुए हैं और धर्म को भी उसमें लेकर घसीट करके और तमाम धार्मिक मुद्दों को भी बदनाम करने का काम कर रहे हैं। भगवान राम इनके खाली नहीं है कि भगवान राम के नाम पर मंदिर बार बार। बिल्कुल। अली आरिफ जी, आपने सुना, पवन जी को भी सुना, आपने अवधेश जी को भी सुना, क्या कहेंगे सर? अनुराग जी, इस देश में इतनी हल्की बातें की जाएंगी, जिस तरीके की भाषा का प्रयोग जब इनके प्रधानमंत्री कर रहे हैं तो पवन गोयल जी करेंगे तो क्या फर्क पड़ता है इन लोगों की इन बातों से? कोई फर्क नहीं पड़ता। पवन जी तो आंकड़ा दे रहे थे सर, पवन जी तो आंकड़ा दे रहे थे, उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है। जी अली आरिफ जी अनुराग जी, हेलो जी, अली आरिफ जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही सर। पवन जी को आपने सुना? जो जी मैंने सुना, बहुत गौर से सुना। हमारे मोहतरम हैं, बड़े हैं। थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है आपके के हवाले से जी, पवन जी, ये तमाम आंकड़ों में क्या योगी जी का भी कोई आंकड़ा सामने आया इनके, जिसमें उनके खिलाफ 12 मुकदमे थे? तो वो भी पूछ लीजिए इनसे। आफ्टर सीएम उन्होंने सारे मुकदमे अपने वापस किए। दूसरी चीज ये कि चैनल में बैठ के हुज्जत नहीं, अगर आंकड़े पेश गंभीर धाराओं में आरिफ जी थे, 302 तक के मुकदमे थे। जी इसीलिए मैंने कहा था आंकड़ा वो भी पूछ ली, वो भी उस आंकड़े में कहीं आते हैं कि नहीं आते हैं? आंकड़े पेश करने से मामला नहीं हल होते हैं। हुज्जत करने से डिबेट में हुज्जत करने की डिबेट नहीं होती है। फैक्ट पर बात करिए, और फैक्ट अगर मैं गिनाना शुरू करूंगा सन 47 से लेके अब तक तो दिन रात 24 घंटा गुजर जाएगा। नहीं सर, समय नहीं है सर, इतना समय नहीं है सर। टू द पॉइंट बात कर लें कि मुसलमानों, शॉर्ट में बात करें। जी, मुसलमानों को जो आरक्षण मिलता है उसके विषय में थोड़ा सा बात कर लें तो ज्यादा बेटर है। क्योंकि अभी जो मुसलमानों को कोटा मिल रहा है सर, वो कोटे के अंदर कोटा मिलता है।
मसलन केरल में मुस्लिमों को हायर एजुकेशन में 8% मिलता है और 30% ये जो ओबीसी का है ना, उसी में से 30% से कोटा दिया जाता है। जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना ये चाह रहा हूं सर कि संविधान जो है उसमें अनुसूचित जाति का जो आदेश है 1950, वो ये कहता है कि हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के दलितों को छोड़कर और दूसरे धर्म के जो भी अनुसूचित जाति का दर्जा नहीं दिया गया है। जनाब जोशी जी बार बार आ रहे हैं, इनको सुन लीजिए। सर मैं बोलूंगा सक्सेना जी प्लीज। सक्सेना जी प्लीज, मुझे टाइम दो। पवन जी बहुत कम शब्दों में, क्योंकि विपिन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और क्लोजिंग का समय हो रहा है, बहुत कम समय बचा है, जल्दी से हम लेंगे। मैं कह रहा हूं कि भारत के अंदर बहुत सम्मान मिला मुस्लिमों के। मैं एग्जांपल पेश कर रहा हूं। सबसे पहला एग्जांपल पेश कर रहा हूं हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति। दूसरा एग्जांपल पेश कर रहा हूं उप मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और अमर अब्दुल्ला। एक और एग्जांपल पेश कर रहा हूं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओवैसी। एक और एग्जांपल पेश कर रहा हूं यहाँ के डॉक्टर। एक और एग्जांपल पेश कर रहा हूं मैं इंजीनियर। इन सबके शब्द सुन लीजिए। और मैं एक और एग्जांपल पेश कर रहा हूं। एक सेकंड और जी, एक सेकंड अब्दुल कलाम। मैं एक और जी, मैं नहीं मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ। मैं एक और एग्जांपल पेश कर रहा हूँ जावेद अख्तर, शबाना आजमी, आमिर खान और शाहरुख खान। शाहरुख खान के शब्द क्या थे? मोदी जी आएंगे तो हम देश छोड़ देंगे। आमिर खान के शब्द क्या थे? ये देश रहने लायक नहीं है। उपराष्ट्रपति के शब्द क्या थे? मैं राष्ट्रीय गान नहीं गाऊंगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के शब्द क्या थे? ओवैसी के 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, सारे हिंदुओं की रेल बना दूंगा। और महबूबा मुफ्ती के शब्द क्या थे? मुख्यमंत्री मुस्लिम होने के बाद अगर धारा 370 से छेड़छाड़ हुई तो यहाँ कश्मीर का मुसलमान हिंदुओं की ईंट से ईंट बता दूंगा। अरे तो सर नवनीत राणा ने उसका जवाब दे भी तो दिया। आपको तो 15 मिनट लगेंगे, हमें तो 15 सेकंड लगेंगे। मैं ये बता रहा हूं कि देश के मुसलमानों को कितनी आजादी है, मैं ये बता रहा हूं। तो ये कह देना कि मुसलमानों का हनन हो रहा है, मैंने वो सारे एग्जांपल गिनाए और एक भी एग्जांपल इस बार के और पिछले बार के चलिए बिल्कुल समय की कमी है। विपिन जी हमारे साथ जुड़े, विपिन जी से क्लोजिंग सेगमेंट ले लेते हैं। बिल्कुल स्टेटमेंट महंत जी से हमसे। महंत जी, अगर समरसता की बात करें, क्योंकि सनातन धर्म प्रेम की बात करता है, समरसता की बात करता है, आपको नहीं लगता कि हिंदू धर्म छोड़ के हम सब एकजुट होकर इस देश के राष्ट्र के निर्माण के लिए समरसता और आत्मीय भाव के साथ जुड़े? निश्चित रूप से सभी लोगों को एक मुख होकर के नेशन फर्स्ट की भावना के साथ इस राष्ट्र के उत्थान के साथ जुड़ना चाहिए। 2047 तक जो विकसित राष्ट्र का एक खाका रखा गया है, सबको अपनी अपनी आहुति उसमें देनी चाहिए। लेकिन अगर बहुसंख्यक लोगों को अगर वो एक छतरी के नीचे इकट्ठा हो रहे हैं तो उसको किसी गलत नजरिए से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि जब जब लोग एक साथ एकत्र हुए हैं, निश्चित रूप से पूरे देश का विकास हुआ है, भारत विश्वगुरु बना है, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। तो सभी को एक छतरी के नीचे आकर के कुल मिला के सनातन धर्म के लोग अगर एक छतरी के नीचे आकर एकजुट हो रहे हैं तो किसी के खिलाफ नहीं, किसी को डरने की जरूरत नहीं। हाँ बिल्कुल, किसी के खिलाफ नहीं है। बिल्कुल। अली आरिफ जी बहुत जल्दी से, आपने सुना, कोई किसी को डरने की जरूरत नहीं, कोई किसी के खिलाफ नहीं है। हमारे देश भारत का कल्याण, भारत भारतीय और भारतीय संविधान, जब तक इस पर हम अमल नहीं करेंगे हमारे देश का कल्याण नहीं होना है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड एक बात है और ये इंसाफ की बुनियाद पर होना चाहिए। बिल्कुल जैसा अभी पवन जी ने फरमाया, सर मुसलमान के हर जुल्म की मजम्मत करते हैं हम। वो मुसलमान और हिंदू से उसका कोई ताल्लुक नहीं है, हर जालिम के खिलाफ और हर मजलूम के साथ। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात है और आंकड़े मत बयान करिए प्लीज, आंकड़ों से कोई मसला नहीं हल होना है। बिल्कुल अवधेश जी जल्दी से, आपको नहीं लगता इस राजनीति से ऊपर उठ के देश निर्माण की बात करनी चाहिए, हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए? मैंने कहा ना, भारत भारतीय संविधान पर अमल होगा, देश जी जो है हमेशा से एकजुट रहा है और अब मुस्लिमों को उतना ही मोहब्बत दिया है। हिंदू कभी खतरे में नहीं था, जब से भाजपा आई है ना 10 साल से, तब से सारा हिंदू खतरे में पड़ गया है। अब तक आजादी के बाद से हिंदू मुसलमान समरसता के साथ इस देश के विकास में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हमने जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, लेकिन बात वही है कि हिंदू मुसलमान अभी भी जारी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमने आज जानने की कोशिश करी कि मुस्लिम आरक्षण को लेकर क्या नजरिया लोगों का, मुस्लिम आरक्षण होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन इस पर एक ही बात निकल कर आ रही कि कुल मिलाकर अभी भी लोगों के जहन में वही हिंदू मुसलमान चल रहा है। और हमारा ये मानना है कि छोड़िए हिंदू मुसलमान,
करें राष्ट्र निर्माण, तभी बनेगा हमारा देश महान। आज की इस चर्चा में इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए ABC न्यूज़। नमस्कार।